दोस्तों, आखिर यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ? वाइकिंग्स और कीव का क्या संबंध है? पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं? हमारी भारत देश की क्या गलती है? इन सभी सवालों के जवाब और हिस्ट्री आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस पिछले कई दिनों से यूक्रेन पर बम की बारिश कर रहा है। हजारों की तादाद में लोग पलायन कर पड़ोसी मुल्कों में शरण ले चुके हैं। अब रसिया और यूक्रेन का संकट तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो के सभी सदस्य देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि रूस का समर्थन करने वाले देशों की कमी भी नहीं है। यूक्रेन के समर्थक में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने तो कठोर प्रतिबंध की झड़ी तक लगा दी है। जर्मनी ने रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर ही रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ना तो झुकने को तैयार है और न ही फैसले से पीछे हटने को राजी है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता तक दे दी है। रूस के राष्ट्रपति खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए मांग की है कि यूक्रेन को खुद को सैन्यकरण करने से रोकना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अब हमारे मन में सवाल उठता है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की पूरी कहानी क्या है? ऐसी क्या वजह है जो व्लादिमीर पुतिन इस छोटे से देश को कुचलना चाहते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधुनिक यूक्रेन को बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट आविष्कार मानते हैं। बोल्शेविक रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सिस्ट ग्रुप है और इसकी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। दोस्तों, यहाँ तक आपको यूक्रेन का एक और इतिहास बता दें कि ऐतिहासिक रूप से आधुनिक यूक्रेन के कुछ हिस्से काफी समय तक शाही रूस से अधीन थे। वहीं कुछ अन्य हिस्से लिथुआनिया के ग्रैंड डची के कब्जे में भी रहे। लिथुआनिया का ग्रैंड डची पोलैंड और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन एक राजनीतिक इकाई के रूप में यूक्रेन का इतिहास वाइकिंग्स के साथ शुरू हुआ। तो अब हम यहाँ जानते हैं कि वाइकिंग्स और कीव का क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस एक मध्ययुगीन वाइकिंग फेडरेशन कीवन रस से जुड़े हुए हैं। इस फेडरेशन ने रूस के नोवगोरोड से कीव तक का शासन किया था। इनके शासन वाले क्षेत्र में रूस, बेलारूस और यूक्रेन का हिस्सा शामिल है। यहाँ एक बात और भी बता दें कि कीवन रस का अर्थ है रूस की भूमि। रूस शब्द की उत्पत्ति भी कीनव रस के रस से हुआ। 9वीं शताब्दी में नॉर्समैन एथनिक ग्रुप के लोग पूर्वी तटीय स्वीडन में रोसलागेन से नोवगोरोड पहुंचे। उन्होंने नोवगोरोड में रूरिकीड राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश ने 16वीं शताब्दी में रूस के पहले जार इवान द टेरिबल से पहले 700 साल तक शासन किया। 1237 से 1242 के बीच मंगोल आक्रमण ने कीवन रस को बहुत नुकसान पहुंचाया। मंगोलों ने इन लोगों के कई इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। अब हम जानेंगे कि यूक्रेन में संकट की शुरुआत आखिर कैसे हुई। इतिहास में इस बात का गवाह है कि सोवियत संघ के विघटित होने के बाद रूस और यूक्रेन के संबंध काफी मधुर थे। यूक्रेन की विदेश नीति पर रूस का गहरा प्रभाव था और यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। संघर्ष बढ़ता गया और 2014 में यूक्रेनी लोगों के विद्रोह ने संसद को अपनी रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के लिए बाध्य कर दिया और यूक्रेनी लोगों ने अमेरिका और यूरोप समर्थक नेता पेट्रो पोरोशेंको को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। तब से ही विक्टर यानुकोविच रूस में निर्वासन काट रहे हैं। कोरोना काल से पहले 2019 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। बस अब यही सबसे बड़ी बात थी जो रूस के मन में डर पैदा किया और उसे लगने लगा कि अब यूक्रेन उनके लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। अब हम आपको एक और बात बता दें कि आखिर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो रूस और पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन का काम करता है। इसके बावजूद यूक्रेन ने 1990 के समझौते को तोड़कर नाटो का सदस्य बनने का निर्णय किया। अब यूक्रेन का सोच रहा है कि वह यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन के इसी फैसले ने रूस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी दलील यह है कि पूर्वी यूक्रेन कोयले और लोहे से समृद्ध इलाका है। यहाँ की भूमि भी काफी उपजाऊ है। पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन के खदानों पर भी अटकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी रूस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो अपने देश का एक एक इंच दुश्मन के कब्जे में जाते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने देश की जनता को हिम्मत दे रहे हैं। दोस्तों, इस कठिन घड़ी में भी वो वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि दुश्मन ने सबसे पहले मुझे अपना निशाना बनाया, इसके बाद वो मेरे परिवार पर निशाना बनाएंगे, लेकिन मैं अंतिम सांस तक मुकाबला करूंगा। आज जिस राष्ट्रपति का नाम दुनिया जानती है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज एक देश की जिम्मेदारी उठाए व्लादिमीर जेलेंस्की कभी एक कॉमेडियन हुआ करते थे। उन्होंने लोगों
लोगों को हंसाने की कला का इस्तेमाल करके ही राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिना राजनीतिक अनुभव के एक गैर राजनीतिक हास्य कलाकार ने 73% वोट हासिल किए और वह यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया। लोग कह रहे हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की प्राप्त किए गए जनता के वोटों का मूल्य पूरी शिद्दत से चुका रहे हैं, क्योंकि देश पर हमला होता देख कोई देश के शीर्ष नेता देश छोड़ देते हैं। ऐसे में व्लादिमीर जेलेंस्की का रूस देश के सामने हिम्मत से टिके रहना दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहा है। साथ ही यूक्रेन में डॉक्टर बनने का सपना लेकर गए छात्रों का वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर देश के बच्चे अपनी शिक्षा के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, इस बात का जवाब तो बड़ा ही आसान है। हमारी सरकार रोजगार और शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के लिए विफल रही है। अब देश में शिक्षा का अवसर है ही नहीं, इसलिए मजबूर हमारे देश के युवा परदेश जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन की सरकार ने भी पढ़ाई को काफी सस्ता कर रखा है, इसलिए अमीर हो या गरीब कोई भी आसानी से वहाँ पढ़ाई कर सकता है। आपको बता दें, एम्स की पढ़ाई करने में 25 लाख रुपया का खर्चा आता है। वहीं पे प्राइवेट में अगर कोई पढ़ाई करने जाता है तो करोड़ों रुपया उसको खर्चा चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में कोई गरीब बच्चा कैसे पढ़ सकता है? आप जरा सोच के बताइए। हमारे देश को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था काफी महंगी है, जिस वजह से बच्चे परेशान होते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अपना राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।